नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। अपने उत्तर प्रदेश में खबरों की रुख करते हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से है, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर अब गाजीपुर बॉर्डर पर आने लगे हैं। किसानों पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिससे किसान नाराज हो गए। कई किसानों को रोका भी गया और जो बच गए वो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। शाम तक और भी किसान बॉर्डर पर आ सकते हैं। जी, हम लोग जो पहुँचे हैं, जो 11 सूत्रीय मांग है उसमें एमएसपी की मांग पहले से प्राथमिकता पे रही थी हमारी, और इसमें जो मोदी सरकार ने हमसे वादा भी किया था, लेकिन आज के टाइम हमारे साथ छल करके आज के टाइम में दोबारा से आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। हमारे हर ज़िले वाइज हर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और मुझे भी अरेस्ट किया गया था रास्ते में, लेकिन कुछ देर बाद मैं वहाँ से निकल गया हूँ और शाम तक हमारे काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अच्छा, दिल्ली दी गई यहाँ पर पहुँचने की नहीं, अनुमति नहीं दी जा रही है, वहाँ पे रोका जा रहा है। एक तरीके से पुलिस को चमकमा देने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं। किस जिले से आप लोगों का ये जत्था जो है वो पहुँचा है गाजीपुर बॉर्डर पर? जी, इसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत। यहाँ पे जो जत्था पहुँचा है उसमें कुछ लोग जो अलीगढ़ के आ पाए हैं, यहाँ कुछ लोग गाजियाबाद के आ पाए हैं और कुछ मेरठ के अभी तक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़े, लोग बीजेपी से जुड़े, इसके लिए पूरे देश में अभियान चल रहा है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम चालू किया गया है। उत्तर प्रदेश में मेरा पहला प्रवास आजमगढ़ का है। मेरे लिए और गौरव की बात है, करीब 400 साल पहले मेरे पूर्वज यहीं से गए थे। आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच आकर अत्यंत आनंदित हूँ। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, जो कुछ हो रहा है और जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए और आंदोलन खत्म करने के लिए किलों के साथ साथ दीवारों तक खड़ी कर दी गई हैं। प्रशासन के माध्यम से सरकार जो कर सकती थी कर रही है। दिल्ली की सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमतें मिलेंगी, एमएसपी लागू करेंगे। जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा, किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीएपीएस स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ये अद्भुत बात है, जहां दुनिया राममय हो रही है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तो बन ही गया है, लेकिन अबू धाबी में भी जहाँ कोई सोच नहीं सकता वहाँ भी मंदिर बन गया है। हाँ, वो अद्भुत बात हुई। देखिए, जहाँ दुनिया राममय हो रही है, अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बना, तो अबू धाबी में जहां कोई सोच नहीं सकता, ये सब माननीय मोदी जी की देन है। खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां पर देवरिया महोत्सव के अंतर्गत आज चीनी मिल ग्राउंड पर भव्य श्री राम राज्यारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। श्री राम राज्यारोहण कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण दिल्ली के श्री राम बिहारी मयूर ग्रुप के कलाकारों ने किया।
अपनी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 3 चरणों में भगवान राम के जन्म से अयोध्या पुनरागमन की कथा को अत्यंत रोचक तरीके से व्यक्त किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। देवरिया के पास बहुत क्षमता है और ये संयोग ऐसा है, मुझे स्मरण है कि जब स्वर्गीय अशोक सिंघल जी आए थे देवरिया, देवराहा बाबा के आश्रम में गए थे और 1989 की घटना हो गई थी। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की घटना के बाद उन्होंने पूछा, बाबा कैसे भगवान राम का मंदिर जन्म स्थान पर बन पाएगा? और देवराहा बाबा ने आशीर्वाद दिया था उस समय। उन्होंने कहा कि बच्चा जाओ, चिंता मत करो, वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन आंधी आएगी और वहां का ईंट सब ऐसे जैसे भूकंप आता है वैसे हट जाएगा और भगवान रामलला का मंदिर वहां पर प्रतिष्ठापित होगा। आज मुझे खुशी है। सीतापुर के सिधौली विधानसभा में सांसद खेल स्पर्धा के तहत मंगलवार को सिधौली में साड़ी युक्त महिला सेमी क्वार्टर मैराथन 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर रहे। सांसद खेल स्पर्धा 2024 के अंतर्गत मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के सिधौली में शायद पहली बार साड़ी पहनकर महिलाओं ने दौड़ लगाई और महिलाओं ने भारतीय संस्कृति के साथ साड़ी पहनकर जो दौड़ लगाई उसे देखकर सभी दंग रह गए। बताते चले कि सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत मोहनलालगंज लोकसभा के सांसद कौशल किशोर के नेतृत्व में सभी विधानसभाओं में महिलाओं की खेल में भागीदारी बढ़ाने और खासकर घरेलू महिलाओं जो ज़्यादा घर में बाहर नहीं निकलती उनके लिए भी खेलों का आयोजन हो और वह भी खेल में भाग ले सकें और आगे बढ़ सकें। इसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने यह अनूठी प्रतियोगिता साड़ी युक्त महिला दौड़ का आयोजन किया। इस साड़ी युक्त महिला सेमी क्वार्टर मैराथन में सावित्री देवी निवासी कुर्सी ने प्रथम, कोमल निवासी नई गढ़ी ने द्वितीय तथा सोनी निवासी धरौली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ये साड़ी युक्त महिलाओं की सेमी क्वार्टर मैराथन दौड़ यानी 5 किलोमीटर की दौड़। इसमें पहली बार महिलाएं साड़ी पहन करके दौड़। इसमें जो फर्स्ट प्राइज है वो 21,000 का, सेकेंड प्राइज 21,000 का, थर्ड प्राइज 11,000 का। उसके बाद जो प्रथम 10 आएंगी उनको 2100, सेकेंड 10 पे 1100, थर्ड 10 पे 511 रुपये का प्राइज दिया जाएगा 33 महिलाओं को। ये दौड़ विकसित भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए दौड़ है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए सांसद खेल स्पर्धा का कार्यक्रम पूरे देश में सभी सांसदों के द्वारा करा रहे हैं। तो इस सांसद खेल स्पर्धा के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खबर धार्मिक नगरी अयोध्या से है, जहां पर 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं और पूरे देश में आस्था का सैलाब उमड़ता है। बता दें, लाखों की संख्या में डेली श्रद्धालु पूजा करने पहुंचते हैं और तमाम राज्यों से आस्था स्पेशल ट्रेनें जो अयोध्या के लिए रवाना हो रही हैं। इसी कड़ी में गुजरात के बड़ोदरा से आस्था स्पेशल ट्रेन चलकर अयोध्या पहुंची, जिसका जिला पंचायत अध्यक्ष आलोक सिंह ने स्वागत किया और सभी राम भक्तों को रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद सकुशल बड़ोदरा के लिए ट्रेन से रवाना किया। मेरा नाम शैलेश शुक्ला है और गुजरात बड़ौदा से आए हैं। गुजरात क्षेत्र की जिम्मेदारी है और यहाँ पे प्रबंधक के तौर पर हम गुजरात से 8 लोगों की टीम है जो यहाँ पे आई है। गुजरात से जितनी भी सारी ट्रेन आएगी तो वैसे यहाँ के जो लोकल प्रशासन है और लोकल जो राम सेवक है उनकी तरफ से इतनी सारी काम की क्या मैं मेरे मुंह से वखान करूं कि हमको नियुक्त किया गया था उनके प्रबंधक के तौर पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे दायित्व के उसमें कोई काम अधूरा नहीं है। हर काम, हर मैनेजमेंट अपने सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। तो वही हम देख के हम बहुत खुश हैं और भगवान श्री राम जी के आभारी हैं कि अयोध्या वासियों को और अयोध्या के प्रशासन को इतनी समझदारी दी है और इतना कार्य करने की क्षमता दी है।
खबर यूपी के मेरठ जिले से है, जहां पर पुलिस ने एक बार फिर जनता का भरोसा जीता है। आपको बता दें, मेरठ की क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम ने गुम हुए 101 मोबाइल ढूंढ निकाले और उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। बरामद हुए इन 101 मोबाइलों की कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई गई है। एसपी क्राइम अनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन मोबाइलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलग अलग थानों से मिली शिकायत के बाद सर्विलांस सेल को खोए हुए मोबाइलों को बरामद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सर्विलांस सेल टीम को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन टीम ने 14 कंपनियों के 101 मल्टीमीडिया मोबाइल बरामद कर लिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एसपी क्राइम अनीत कुमार ने सभी मोबाइल उनके मालिकों को सौंप दिए। एसपी क्राइम साहब, कितने मोबाइल आपने बरामद किए हैं और किस तरीके से इन मोबाइलों को बरामद किया गया? ये आज हमारी सर्विलांस सेल की जो टीम है उसने 101 मोबाइल बरामद करके इनके एक्चुअल ओनर्स को लौटाने का काम किया है। ये वो मोबाइल हैं जिनसे कोई क्राइम नहीं हुआ है, जो ऑनर के द्वारा कहीं पे गलती से छूट गए हैं या गिर गए हैं या गुम हो गए हैं, ये उस तरह के मोबाइल हैं। और 14 कंपनी के मल्टीमीडिया फ़ोन्स हैं जिनकी अनुमानित कीमत जो है 22 लाख है, यदि हम इनकी वैल्यू बाज़ार के हिसाब से लगाएं। और ये सभी मोबाइल इस तरह के हैं जिनसे कोई क्राइम नहीं हुआ है और कहीं पर छूट गए हैं तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या तो उठा लिए गए हैं या कहीं पर रह गए हैं, तो हमारी टीम इनको लोकेट करती है। लोकेट करने के बाद में रिकवर करके लौटाती है। ये न केवल मेरठ से बल्कि आसपास की जनपदों से भी इनको बरामद किया गया है और आज इनके एक्चुअल ओनर्स को हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इनको लौटा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवरिया सलेमपुर तहसील प्रशासन के खिलाफ धनगर समाज के लोगों ने सैकड़ों के संख्या में उप जिला अधिकारी सलेमपुर के कार्यालय पर एकत्र होकर नारेबाजी की और तहसील प्रशासन को धनगर समाज का होने के बावजूद भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत न करने और पैसा लेकर निर्गत करने का आरोप लगाया, जिसमें धनगर समाज के जिलाध्यक्ष विमलेश पाल धनगर ने कहा कि सरकार के शासनादेश के बाद भी धनगर समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है और धनगर समाज का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। आगे रविंद्र धनगर ने कहा कि धनगर समाज के लोग सलेमपुर तहसील में आए दिन चक्कर काट रहे हैं और वो लोग जो रुपया देते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है। वर्तमान सलेमपुर तहसील अलका सिंह ने इस संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि धनगर समाज में 2 उपजातियां हैं और उपजातियों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने पैसे लेने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आरोप बेबुनियादी है। ये आरोप बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और अभी पूरे यूपी में धनगर जाति का प्रमाण पत्र, उपजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। इनका जो आरोप है कि कुछ लोगों का जारी हुआ तो 2019 में कुछ लोगों का 19-20 में कुछ लोगों का जारी हुआ था, लेकिन वो तब था जब अभी हमने आपको एक शासनादेश भेजा है। वो धनगर जाति होते ही स्पेशल प्रजाति के जो जाति के लोग थे उनके लिए दिशा निर्देश जारी हुआ, जिसका ये लाभ लेने के लिए उसी लेटर के आधार पे अपना जारी करवा लिए। जैसे ही जब चीजें पता चली तो इनका जो भी जारी हो गया। खबर बिजनौर से है, जहां पर सरकारी चक रोड और सरकारी नाली में मिट्टी और मिट्टी के अवैध खनन के मामले में खनन माफिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस अवैध खनन का महीने भर से गांव वाले विरोध कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों के आक्रोश के चलते जांच में अवैध मिट्टी का खनन मिला है। माफिया सत्येंद्र के खिलाफ खनन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिला बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में हल्द्वानी की घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने वायरल पोस्ट पर संज्ञान लेकर बड़ी कार्रवाई की। आरोपी युवक बिजनौर थाना कोतवाली शहर के दीदा नगला गांव का रहने वाला है। वहीं सीतापुर जनपद के कोतवाली सिधौली क्षेत्र के सराय नदी के कोनी घाट के पुल के नीचे तकरीबन 100 से ज्यादा गौवंश मृत पाए गए हैं। इसकी जानकारी जैसे ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई, मौके पर पहुंचकर उन्होंने संबंधित आलाधिकारियों से शिकायत की। बजरंग दल नगर संयोजक अतुल तिवारी ने बताया कि तकरीबन 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बावजूद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।
इसके बाद संगठन के अधिकारियों और पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना होते ही तहसील प्रशासन हरकत में आया एवं अधिकारी मौके पर पहुंचकर संगठन के पदाधिकारियों को मनाने की कोशिश करने लगे। वहीं मौके पर एडिशनल एसपी दक्षिणी प्रवीण सिंह एवं एडीएम पहुंचे। उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। इस मामले पर संतोष खाकीदास महाराज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन द्वारा जांच कराकर कठोर कार्रवाई होगी। बिजनौर में देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। उसका शव गांव के पास ही एक बाग में पड़ा मिला। युवक के गले में बेल्ट बंधी हुई थी और गले पर धारदार चीज का निशान भी था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि टाटा नेक्सन शोरूम के सामने एक बाग है, उसमें एक व्यक्ति का शव पड़ा है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी परिवारिकजन आए हुए हैं, उनसे बात की जा रही है, अधिक कार्रवाई कराई जा रही है। पंचायत सर, क्या कोई पुरानी रंजिश देखी जा रही है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई रंजिश वगैरह की कोई बात नहीं है सामने, लेकिन कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जिनसे बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा। खबर गाजीपुर के दुल्हापुर के मलेठी गांव से है, जहां पर 6 फरवरी 2024 को श्वेता बारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस जांच में कॉल डिटेल्स से पता चला कि हत्यारोपी उसका प्रेमी ही है। अभियुक्त धनंजय प्रजापति गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर मामले में आर्म्स एक्ट की धारा की बदौलत आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 5 तारीख में थाना दुल्लापुर के मलेठी गांव में एक दुल्लापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की चाकू मार के हत्या कर दी गई है। इस सूचना पे जनपद के सभी अधिकारियों द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया, घटनास्थल का। और क्योंकि ये रात में करीब बातचीत करने से ऐसा लग रहा था कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में ये घटना घटित हुई थी। जब इसमें ग्रामवासियों से पूछताछ की गई तथा जो भी इसमें संदेह के दायरे में आए उन लोगों की टेक्निकल सर्विलेंस से समीक्षा की गई, तो उस गांव के जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं उनकी भूमिका संदिग्ध लगी। जब और गहनता से जांच की गई तो वही उसमें मुख्य अभियुक्त निकले तथा उस वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा ही उस महिला की हत्या की गई थी। खबर गोंडा से है, जहां पर पुरानी रंजिश में कई राउंड फायरिंग करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ फायरिंग में 6 लोगों की गोली लगी है। गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीताराम उर्फ गब्बर नाम के युवक ने फायरिंग की है। छपिया पुलिस ने मौके से गब्बर को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ से लेकर एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। छपिया थाना क्षेत्र के महुली खोरी गाँव का ये पूरा मामला है। पीछे औरतों को नहाने के लिए इंतजाम कर रहे थे तो फौजी आके पीछे गाली गलौज करने लगा हम लोग। क्या नाम है फौजी का? फौजी का गब्बर कहा, लेकिन नाम का सीताराम है। अच्छा, उनसे कोई विवाद था क्या आपका? हमारा पिछला कोई विवाद नहीं रहा, कब्बों ने विवाद रहा। वो आए हैं और जुड़ते हुए टीन गिरा के गाली उली दे लागे है। फिर तो हम लोग बोले कि भैया क्या बात है, तब कहीं साले साहब हटा रहे हो तो जान से मार देंगे करते। हम लोग हटा लिए जान से, बात ख़त्म कर देंगे कि शादी ब्याह भाई का आखिर कुछ किन जाए। इसके बाद में क्या किए वो आके, अब आज शादी का दिन जैसे 13 तारीख को आपके यहाँ शादी है आज? शादी आज के दिन। अच्छा, किसकी? लड़की शादी है? लड़के की शादी है? लड़के की। अच्छा, तो आए हैं दादागिरी करके, मोटरसाइकिल खड़ी की हमारे घर के सामने और उधर के मेरे भाई के लड़के को खरीदते हुए मारते ले गए। फिर सारे लड़के दौड़ के बचाने लगे और सबको मारने लगे। और इसके बाद जाके पूरा टीम इकट्ठा करके लाके फिर गोली लाके चलाए हैं। 12 राउंड या 14 राउंड जो भी तमाम दिए पुलिस को, हम निकाल के जो है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं के थाना मुजरिया क्षेत्र ग्राम सगराय का रहने वाला ई रिक्शा चालक सत्यवीर की 5 फरवरी को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। 11 फरवरी को बदायूं के थाना मुजरिया क्षेत्र मुजरिया गांव के बिजली घर के पास खंडार नुमा मकान सत्यवीर उर्फ बंधु का शव मिला था। पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। सोमवार को एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस लाइन सभागार में इस मामले में हत्या का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मुजरिया पुलिस ने ग्राम दरियापुर से इकबाल उर्फ इकबालुद्दीन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूटा हुआ एक पर्स, 1200 रुपये, मृतक का आधार कार्ड, 2 बैटरी रिक्शा बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि उसके आरोपी साथी को पुलिस ढूंढ रही है। देखिए, मुजरिया क्षेत्र में एक ई रिक्शा चालक था जिसका नाम था सत्यवीर, 18 वर्ष की उसकी आयु थी और वो ई रिक्शा उस क्षेत्र में चलाता था। 5 तारीख को समय से जब वो घर नहीं पहुंचा, घर वालों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की और उसके बाद जब वो नहीं मिला तो उन्होंने संबंधित थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी के बाद पुलिस ने उसकी छानबीन शुरू की। थानाध्यक्ष मुजरिया और क्षेत्राधिकारी सहसवान ने इसकी जांच पड़ताल के लिए उसकी फ़ोन जो नहीं मिला था उसकी क्वालिटी लेवल करवा करके और उसके आधार पर उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु ढूंढने के क्रम में 11 तारीख को उसका शव घर वालों के द्वारा बरामद किया गया एक खंडहर मकान में, जो बिलसी थाना क्षेत्र में पड़ता है। पुलिस ने वहाँ मौके पर जाकर अपनी जांच पड़ताल की, शव को कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में एंटी मॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आने से ये पुष्टि हो गई कि उसकी हत्या की है। फिर पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की, अपनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और एसपी देहात के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने कठिन परिश्रम से इस घटना का खुलासा करते हुए एक इकबाल नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जो सहसवान का रहने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र में सोमवार की सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना लिंक रोड क्षेत्र में 5 फरवरी को एक शख्स की चाकू खोपकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को रविवार शाम गिरफ्तार किया था। सोमवार को पुलिस उसको उस चाकू की बरामदगी के लिए ले जा रही थी जिसमें आरोपी द्वारा हत्या की गई थी। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस की पिस्तौल छीन ली और फरार होने का प्रयास किया। पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई। कानपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां सोमवार को एक युवक ने पहले पत्नी और बेटी को गला घोंटकर उनको मार डाला। इसके बाद उसने खुद को चाकू मारकर जान देने की कोशिश की, मगर वह इसमें सफल नहीं हो पाया। हालांकि वह खुद को चाकू मारने से खून से लथपथ हो गया। उसने सूदखोरों से तंग होकर ऐसा कदम उठाया। यह सब करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने लिखा, मैं जीना चाहता था लेकिन कर्जगिरी ने जीने नहीं दिया। इस वजह से मैं इस वारदात को अंजाम दे रहा हूं। मोहल्ले वालों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। मामला चकेरी की काशीराम कॉलोनी से है। देखिए, काशीराम कॉलोनी में 112 पे सूचना आई थी कि घर में जो ऊपर हैं वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है और कल से नहीं दिख रहे हैं। तो जब 112 की पीआरबी आई है, यहाँ पे चेक किया तो दरवाज़ा को जब तोड़ा गया तो अंदर से एक महिला और एक बच्ची की बॉडी मिली है जो गला दबाया हुआ था, और जो पति जो उसके थे और वो भी उसी में अंदर थे। लेकिन जो प्राइमा फेसी जानकारी में पता चला है कि ये पति के द्वारा जो है किया गया है। अब किन कारणों में पति के द्वारा किया गया, क्योंकि पति कल से मिसिंग थे, फिर ये दोबारा आए हैं। इन पूरी तथ्यों की हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि प्राइमा फेसी है क्या, किस कारणों से पति ने सुसाइड नोट बरामद हुआ, उसके बारे में भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि सुसाइड नोट में उन्होंने क्या लिखा है, क्या फैक्ट है। सुसाइड नोट अगर है तो कहाँ पे है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बच्ची की हत्या, पत्नी और बच्ची को मौत के घाट उतारने में करीब कितने समय हो गया? यानी कि ये जो लेडीज है और उनकी बेटी है, उनकी बॉडी को देखने से लगता है कि 8 से 10 घंटे, क्योंकि कल से इस घर में कोई नहीं था। अगल बगल वालों को जब डाउट हुआ है कि इस घर में से कोई सुबुगाहट नहीं हो रही, कोई निकल नहीं रहा है, तब उन्होंने ही 112 को फ़ोन किया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पति ने पहले अपनी बेटी और अपनी वाइफ को मारा है, उसके बाद फिर वो डिप्रेशन में या मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण फिर अपने पे उसने चाकू से वार किया। सुसाइड नोट में जो है कर्ज की बात सामने आ रही है। अब इसको डिटेल देखा जाएगा क्या फाइनल इफेक्ट है। अभी वो अस्पताल भेजा गया है, उससे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा उसने क्यों किया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।